लेक्चर नंबर 19 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, ताकि हम फ्रेश माइंड के साथ चैप्टर 5 की तरफ चले। जी मेरे भाई, लॉटरी वाली एग्जांपल, लॉटरी के साथ सिर्फ इतना लिख लीजिए, ये रख लें कि ये लॉटरी जो है ये वेजरिंग एग्रीमेंट। ये चैप्टर में कहाँ लिखी हुई है? चैप्टर में नहीं लिखी हुई कहीं पे, लॉटरी का वर्ड नहीं लिखा हुआ, एमसीक्यूज में है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कंसेप्ट जो है एमसीक्यूज में कवर हो रहा होता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सम टाइम मैं उसे लेक्चर में इंक्लूड कर लेता हूँ, सम टाइम भूल जाता हूँ, तो फिर वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए जेहन में आ जाता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर। आपने शायद इससे पहले भी नोट किया होगा, इक्का दुक्का बाजू का ऐसा होता है चैप्टर 2 या 3 में कि कोई कंसेप्ट मैंने एमसीक्यूज करते हुए आपको एडिशनल करवा दिया हो, तो ऐसा होता है। असल में आईकैप की बुक अगर आप पढ़े ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चंस करने की तरफ जाते हैं ना, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जो कि टेक्स्ट में डिस्कस नहीं हुए हुए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन तो कम से कम है या एमसीक्यूज तो कम से कम है, तो अगर डिस्कस नहीं भी हुआ इसका मतलब है टू बी ऑन सेफ साइड, हमें उस कंसेप्ट को कवर करना चाहिए और हम कवर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आइंदा भी आपको हो सकता है कि कुछ इस तरह के केसेस मिले कि कोई एक इक्का दुक्का कंसेप्ट ऐसा जो हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, लेकिन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए वो अगर सामने आ गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एमसीक्यूज में ना कुछ उसने इररेलेवेंट ऑप्शन दी होती हैं, जिनका लेना देना कोई नहीं होता हमारे पास, लेकिन वो स्टूडेंट्स को समझा देना बेहतर होता है। सम टाइम मैं कहूंगा ये इररेलेवेंट है, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें, जहां पे मुझे लगेगा कि ये बता देना बेहतर, हालांकि सिलेबस में नहीं है, इररेलेवेंट है, तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी जी, क्या उसमें कंसेप्ट क्या है? हाँ, वो बिल्कुल एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की एक एग्जांपल थी, आपको याद है हमने पढ़ी थी 2 एग्जांपल्स कल। क्या अगर ये पाबंदी मेरे पे लगाई जा सकती है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, क्या कोई कंपनी मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर सकती है कि मैं जितनी भी मेरी सेल होगी सिर्फ उसी को जो भी मेरी प्रोडक्शन होगी सिर्फ उसी को बेचूंगा मैं, और किसी पार्टी को नहीं बेचूंगा? लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो एक तरह से मेरे ऊपर पाबंदी है कि मैं मार्केट में किसी और कस्टमर को चीज बेच ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैंने किसी को बेचने को, जब एक ही बंदा मेरी सारी चीजें खरीद रहा है, तो किसी और को बेचने की मुझे जरूरत ही नहीं है। लॉ इसको एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं कहता, क्योंकि मैं जो भी चीजें प्रोड्यूस करूंगा वो बायर मौजूद है उसका, वो ना थोड़ी कर रहा है। अगर तो बायर ये कहता ना कि मैंने भी नहीं खरीदनी, लेकिन खबरदार तुमने भी किसी और को नहीं बेचनी, तो फिर ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड होता। लॉ कहता नहीं, ये तो आपके साथ जाती है। लेकिन जब वो बंदा सारी चीजें खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं है। तो एक एमसीक्यू शायद 89 या कुछ आसपास वाला है, उसमें उसने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक में उसने कहा है कि तो उस क्वेश्चन ने जो पता नहीं 18 या उसके आसपास वाला है, उसमें उसने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में ये कह रहा है कि सारी की सारी उस फार्मर की जो भी सप्लाई होगी वो बेचेगा एक ही पार्टी को। एक में कह रहा है वो पार्टी पाबंद है उस सारी सप्लाई को खरीदने के लिए, और दूसरे में कह रहा है कि वो पार्टी रिजेक्ट भी कर सकती है। तो हमने कहा जिसमें तो वो खरीदने के लिए पाबंद है वो तो ठीक है, क्योंकि लेकिन जिसमें वो रिजेक्ट कर रही है वो एग्रीमेंट वाइड है, क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो वो बंदा किधर लेके जाएगा अपना माल? ठीक है, किसी और को तो बेच नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए वो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड किए। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन जरूर पूछे। हाँ, ये फ्रॉड नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ ना। ठीक है, ये भाई ये किताब है, इसमें मुझे पता है, मैं बुक सेलर हूं, इसमें मुझे पता है दरमियान में 20 सफ़े जो है ना मिस प्रिंटिंग है, खाली है। ये भाई खरीदने के लिए आए, मैंने इनको किताब दे दी, अब इन्होंने भी आगे पढ़ना शुरू कर दिया। जब आधा सेशन गुजर गया, बाद में देखा ये तो 10 सफ़े खराब है। क्या ये केस कर सकते हैं मेरे खिलाफ फ्रॉड का? क्यों नहीं कर सकते? और इनको चाहिए था किताब खरीदती है तो इसे करके देखते कि सारे सफ़े ठीक है, ऑर्डनरी डिलीजेंस। ठीक है, यही है। ठीक है, तो इन्होंने नहीं देखा, इनका कसूर है। हाँ, अगर वो कोई ऐसा एरर होता ना जो ऑर्डनरी डिलीजेंस के साथ नहीं पकड़ा जा सकता, ठीक है, जैसे बाजू का ऐसा होता है कि दरमियान में सफ़े ही गायब है, तो वो जाहिर हम नॉर्मली एक एक सफ़ा तो नहीं देख रहे होते, सफ़ा नंबर 10 के बाद 11, 12, 13। ठीक है, वो फिर ऑर्डनरी डिलीजेंस वाले में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक दफ़ा ऐसे करके तो देखते हैं ना हम, ये तो ऑर्डनरी के दरमियान में गायब तो नहीं है, या ये तो जो बुक मांगी है वही किताब दी है, कोई और तो नहीं दे दी। तो याद रखिए, अगर मेरी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है और मुझे पता है, मैंने इनको सेल कर दिया, नहीं बताया, ये फ्रॉड नहीं। लॉ कहता है इस बायर की जिम्मेदारी है कि चीज को ऑर्डनरी डिलीजेंस के साथ चेक करे, अगर नहीं करता तो वो इसका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखें ये शरई नुक्ता नज़र से ठीक नहीं है। शरई नज़र से क्या होना चाहिए? हमारी प्रोडक्ट में जो भी फॉल्ट है हमें बता देना चाहिए।
कहीं कहीं लॉ में और शरिया में कंफ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन हर बार हमारे स्कोप से बाहर है इस सब्जेक्ट के। जी और कोई क्वेश्चन? आज के लेक्चर की तरफ चलें, चलिए। जी जी मेरे भाई पूछो। इसमें सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो सिमिलर नहीं करता उसका अल्टरनेटिव कर देता जिससे वो भी इफेक्ट होगा, तो क्या वो कर सकता? नहीं देखिए, सिमिलर, इन्होंने कहा कि सर सेल ऑफ गुडविल में आपने कहा था कि जो बंदा गुडविल या बिजनेस को सेल करता है वो सिमिलर बिजनेस नहीं करता। इन्होंने कहा सर वो सिमिलर नहीं करता, अल्टरनेट कर लेता है जो इस बिजनेस को इफेक्ट करे, तो वो अल्टरनेट सिमिलर ही होगा। उसको अल्टरनेट कर ले, उसको सब्स्टिट्यूट कर, मतलब उसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकता, उसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। जी जी। गवर्नमेंट क्या अनलॉफुल इवेंट कंडक्ट करवा, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। क्या गवर्नमेंट कोई अनलॉफुल एक्ट कर सकती है? यस कर सकती है, कर सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें डिफरेंट सिटीजन ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस किए और जीते भी हुए हैं, करवा सकती है। जैसे बाज़ बात ऐसे होता है कि जैसे वो आजकल वो टावर वाला मसला आपको पता चल रहा है, ठीक है, हाँ नस्ला टावर, इस तरह की अगर बाज़ बात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी जगह पे कुछ लोग होते हैं लीज पे उनको दे देती है 50 साल या 99 साल की लीज के लिए ले, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के माइंड में आता है कि जैसे हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मोटरवे कंस्ट्रक्ट करनी है, तो गवर्नमेंट की फिर कोशिश होती है कि इन लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना उसको किसी तरीके से खत्म करके कोई थोड़े पैसे वगैरह देके तो यहाँ से वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जाए। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, फिर उस सूरत में गवर्नमेंट कोई अनलॉफुल एक्ट कर सकती है, जिस सूरत में सिटीजन गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके फेवर में है तो कोर्ट भी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले देती है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है कि गवर्नमेंट कोई अनलॉफुल एक्ट करे। वो हमने केस स्टडी भी पढ़ी थी मेरा ख्याल है, जिसमें गवर्नमेंट ने पैसे बाप से रिकवर करवाने थे और बेटे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, इस तरह का कोई मिलता जुलता केस था, तो गवर्नमेंट कर सकते हो। हमने कहा था ये क्या था, कोर्शन। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट आज का लेक्चर है छोटा, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और सिर्फ एक चीज इसमें टेक्निकल है। तो जिस तरीके से मैंने आपको लेके चलना है ना, उसी तरीके से आपने सोचना है, और जिस पे मना कर दूं मैंने नहीं सोचना ना, इसमें एक जगह पे दो रास्ते आएंगे। अगर आपने दूसरे रास्ते के ऊपर चलने का सोचा भी ना, कंसेप्ट सारे आपके गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं लेके चलूं उसी तरीके से आपने पढ़ना है, लिखा जो भी होगा उसको रटा लगा लेना है समझने के लिए, जैसे मैं लेके चलूं। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5, जो कि रिलेट करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में कभी कंप्लीट हो सकता था, मैंने नहीं करवाया कि कहीं आप ये ना कि सर भागम भाग कर रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती से 2 हिस्सों में 2 दिनों में 2 लेक्चर में कवर करा। वैसे भी आपको पता है आज जुम्मा है तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, 10 मिनट कम होते हैं हमारे पास। तो दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव की करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, और कल के लेक्चर में फिर एमसीक्यूज और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने ऑफर की डेफिनेशन और एसेंशियल्स पढ़े हैं, अगर आपने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और एसेंशियल्स पढ़े हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और एसेंशियल्स पढ़े हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर डेफिनेशन समझ आ जाए ना तो एसेंशियल्स भी ज्यादातर ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। तो ये एक तरह से इसमें डेफिनेशन ही समझने वाली चीज है, एसेंशियल्स कवर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। हाँ, जो टेक्निकल चीज है जो बड़ी एहतियात से हमने समझनी है वो है रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके रूल्स क्या होंगे? सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। किसकी डेफिनेशन? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, कंटिंजेंट आपने वैसे से पहले कभी लफ्ज़ सुना है? कहाँ सुना? 200 में? 200 क्या चीज है? आपने नाम लगाया 200 में नाम लगाया। अच्छा 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 अच्छा, वो 200 इनाम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इससे पहले इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में के अलावा किसी और जगह काउंटिंग में शायद नहीं सुन। अच्छा चले ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब होता है कंडीशनल, जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे घर वाले कहे, अगर तुम पास, जब हम छोटे होते थे हम कहते थे हाँ हमने मोटरसाइकिल लेनी है, तो वो कहते थे अच्छा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ले आना तो तुम्हें मोटरसाइकिल ले देंगे। हाँ, ये कंडीशनल है, यानी मोटरसाइकिल हमें लेके देंगे कब? अगर हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लेके आए। फिर थोड़ा बड़े हुए तो हमने कुछ और फरमाइश की, फिर घर वालों ने कहा अच्छा तुम्हारी वो फरमाइश भी पूरी कर देंगे जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे।
हमने कहा ये तो वाइड हो गया, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, इम्पॉसिबल। बहरहाल तो ये है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, ये है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू समथिंग। अच्छा, जब आप डेफिनेशन का रटा लगा रहे होंगे इसके साथ लिखा होगा, और इसके ऊपर सोचना भी नहीं है, सिर्फ टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। हमारे जितने एग्जांपल्स हैं, जितने केसेस हैं, जो एग्जाम की प्रैक्टिस है, सारी इससे समझ आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ किया जाएगा। कब किया जाएगा? इफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा गया है, हैपेंस और डज नॉट हैपन, होता है या नहीं होता। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो उस वक्त किया जाएगा जब कोई इवेंट अगर होगा या नहीं होगा, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया होगा। समटाइम हम इवेंट, हम ये कहते हैं कि ये इवेंट हुआ तो फिर किया जाएगा काम। समटाइम कहते हैं अगर इवेंट हैपन ना हुआ तो किया जाएगा काम, ठीक है। यानी या तो हैपन्स लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, या डज नॉट हैपन, कोई एक चीज लिखी होगी, दोनों चीजें एक ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी होगी। और जाहिर है वो जब हमने कंडीशन कर दिया, कंडीशनल कर दिया, तो ये इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब सुन, एग्जांपल सुने। पहली एग्जांपल, मेरा कंस्ट्रक्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ कि मैंने एक जगह खरीदी है। एग्रीमेंट ये हुआ, कंस्ट्रक्टर ने कहा मैं इस जगह पे आपको घर तामीर करके दूंगा प्रोवाइडेड एलडीए से आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा अप्रूव करवा लेते हैं। शर्त क्या है? नक्शा अप्रूव। अच्छा, इसमें मेन एग्रीमेंट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का, घर की कंस्ट्रक्शन का, कि वो घर की कंस्ट्रक्शन करेगा 10 लाख में, मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट टू डू, टू बिल्ड हाउस तब होगा जब इवेंट हैपन होगा। हैपन होगा कि नॉट हैपन होगा? हैपन होगा। अच्छा, कौन सा इवेंट है? उसका नक्शा प्रूव करना। अब जाहिर है ये जो इवेंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल हो गया। ये इवेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहां पे जहन में रखिएगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? घर की कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन करेगा, मैं 10 लाख दूंगा, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। और नक्शा प्रूफ होगा, ये क्या है? कोलैटरल। भाई ये बात समझ आए? ये कोलैटरल का दोबारा से क्वेश्चन क्या? हाँ, इवेंट, हाँ बिल्कुल, इवेंट और कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये इवेंट को बता रहा है कि ये इवेंट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, कोलैटरल कर दिया जाएगा, मीन कनेक्ट कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर, शर्त लगा दी जाएगी। ये वो शर्त है, इवेंट का मतलब वो शर्त है जिसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया कि ये शर्त पूरी होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने एक बोलने लगा, आपने बताना ये कंटीजेंट है कि नहीं। ये समझ आ गई आपको कंटीजेंट वाली? ठीक है। एग्रीमेंट क्या हुआ कि घर तब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जब डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा अप्रूव हो जाएगा। इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नक्शा अप्रूव करवाना के घर की कंस्ट्रक्शन? नक्शा अप्रूव करवाना क्या है? वो कोलैटरल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इधर सामने आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर डिपेंड, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट ये हो, मैं आपको 50 लाख रुपए उस वक्त दूंगा जब आप मुझे बंगला कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कंटीजेंट है कि नहीं? शाबाश, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि इसमें भी इफ आता है कि आई विल पे यू 5 मिलियन रुपीज इफ यू कंस्ट्रक्ट। वो शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतर, वो कंसिडरेशन है। कंसिडर, ये आई कैप का क्वेश्चन था जो अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता। समझ रहे? नॉर्मल कंसिडरेशन वो तो अंडरस्टूड है, एक बंदा दूसरे को तभी वो दूसरा देगा, ऐसे थोड़ी गाड़ी बेच दी और पैसे नहीं लेगा। वो तो कंसिडरेशन तो होगी। लेकिन अगर कंसिडरेशन के साथ कोई इवेंट भी अटैच कर दिया जाए, कोई शर्त लगा दी जाए
वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, एक एग्जांपल आपके सामने और रख रहा हूं, एग्रीमेंट क्या है आपने बताना है, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा ये कंटीजेंट है, 1 लाख रुपया लेने देने का एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन और कोलैटरल इवेंट बारिश है, लेकिन ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्यों? वाइड है, वेजनिंग एग्रीमेंट वाइड है। अच्छा ये था एग्रीमेंट, हालांकि वाइड था लेकिन टू डू की एग्जांपल थी। अगर ये हो कि अगर बारिश ना हुई तो फिर 1 लाख रुपया दूंगा, एग्रीमेंट नॉट टू डू, डज नॉट हैपन, ये डज नॉट हैपन वाली एग्जांपल। तो समझ आ रही है मेन एक कॉन्ट्रैक्ट में और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लेना देना होता है बस, कंटीजेंट में वो इवेंट आ जाता है कोई और ये ट्रांजैक्शन तब होगी जब ये इवेंट पूरा होगा। अगर ये इवेंट पूरा नहीं होता ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जब आप लेने देने को लिंक कर दे, डिपेंडेंट कर दे किसी इवेंट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? कंटीजेंट। अब ये वेजनिंग तो मैंने आपको एक वाइड एग्जांपल दे दी ना, अब वैलिड एग्जांपल सुने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी लिखी है, उसको रट्टा लगा लेना आपने। वैसे तो पहले हमारे सिलेबस में होता था गारंटी भी, अब ये भी नहीं है, तो पहले मैं ये भी आपको स्किप करवा देगा, फिर मैंने कहा चले समझा देते हैं, अच्छी एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर आप एग्रीमेंट क्या हुआ हमारा कंपनी का इंश्योरेंस वालों के साथ, अगर आपके गोदाम में आग लगी, नहीं एग्रीमेंट ये हुआ प्रीमियम होता है, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आप हमें हर साल 1 लाख रुपया दें, अगर आपके गोदाम में आग लगी हम जितना नुकसान होगा आपको रीपे करेंगे। यही इंश्योरेंस का यही एग्रीमेंट होता ना। अब देखें, एक है लेना देना मेन कॉन्ट्रैक्ट, वो मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं और ये बाद में उनको रीपे करेंगे, लेकिन ये इन्फोर्स कब होगा कॉन्ट्रैक्ट? आग। इसमें आग का लगना क्या है? इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, और मेन कॉन्ट्रैक्ट उनका प्रीमियम देना और उसका कंपनसेट करना। समझ आ रही है? ये है इंश्योरेंस की एग्जांपल। अब गारंटी की एग्जांपल, गारंटी में क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बंदे ने उधार खरीदना है, दुकानदार कहता है आओ भाई किसी की गारंटी लेके आओ, किसी की गारंटी लेके आओ। इन्होंने सामान इनसे खरीदना उधार, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा किसी की गारंटी ले, ये मेरे पास आ गए। मैंने अब मिस्टर ए को क्या कह रहा हूं, जरा सुनेगा, तुम सामान बी को उधार बेच दो, अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा, अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। अच्छा मेन ट्रांजैक्शन जो है वो तो है पैसे लेना देना, लेकिन ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? अगर इन्होंने पैसा डज नॉट के ऊपर, अगर इन्होंने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। इसमें कोलैटरल इवेंट क्या है? इनका पैसे ना देना। ठीक है, तो इंश्योरेंस वाली भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। इफ आग लगी तो इंप्लीमेंटेशन होगी। गारंटी भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है, इफ इसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। लेकिन इंश्योरेंस है हैपेंस की एग्जांपल और गारंटी है नॉन हैपन। क्लियर? डेफिनेशन तो आ गई समझ हमें। एसेंशियल्स भी क्लियर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है? 3। पहला एसेंशियल क्या है? ये हमेशा डिपेंडेंट होता है फ्यूचर इवेंट पे। ये सीधा सीधा नहीं होता कि आप गाड़ी बेचे मैं आपको पैसे दे दूंगा, नहीं, ये इस तरह का होगा। अगर मेरे वालिद साहब ने यूएसए से मुझे डॉलर भेजे तो मैं ये गाड़ी खरीदूंगा 10 लाख में आपसे। एक एग्रीमेंट है, मैं ये गाड़ी आपसे 10 लाख में खरीदूंगा। एक है अगर मेरे वालिद साहब ने यूएसए से पैसे भेजे फिर मैं ये गाड़ी 10 लाख में खरीदूंगा। दोनों में फर्क है। दूसरे वाला कंटीजेंट, पहले वाला सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोलैटरल इवेंट क्या है? यूएसए से पैसे, यूएसए से। ठीक है, तो डिपेंडेंट है फ्यूचर इवेंट यूएसए से पैसे आने में, जो कि कोलैटरल है, यानी फ्यूचर इवेंट को कंडीशन बना दिया गया, जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी करता, हो सकता है पैसे फिर भी आने होते, लेकिन मैंने इसको जोड़ दिया। फ्यूचर इवेंट था, उससे मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया, और वो फ्यूचर इवेंट क्या है? यानी हो सकता है हो ना, हो सकता है ना हो। शाबाश, यहां तक क्लियर? क्लियर। अभी तक हमने कंसेप्चुअली क्या सीखा कि एक होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेना देना होता है सिर्फ, एक होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक इवेंट को ऐड कर दिया जाता है कि इवेंट अगर होगा या नहीं होगा ना, इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा। इवेंट पूरा होगा, कंडीशन पूरी होगी तो मेन लेना देना होगा वरना नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के रूल्स क्या हैं?
आसान अल्फाज में बता दूं रूल सिंपल। अगर कोलैटरल इवेंट का हैपन होने पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड किया गया है, तो जब कोलैटरल इवेंट हैपन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। और अगर कोलैटरल इवेंट है नॉट हैपन होने पे, नॉन हैपन होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो जाएगा। ये सिंपल रूल है, लेकिन अब इसमें से वो ट्विस्ट निकालेगा। आपने मेन कंसेप्ट को नहीं छोड़ना, उस पर जुड़े रहना कि कॉन्ट्रैक्ट या हैपन कंडीशन होगा, कोलैटरल इवेंट होगा, और वो हैपन होगा या नॉन हैपन होगा, बस इस पॉइंट को कभी नहीं छोड़ना आपने, समझते हुए। उसने 1 2 3 4 केसेस में बताया रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कितने रूल्स बताए? 1 2 3 4 फारग रूल है, 1 मिनट में समझ आ जाएंगे। ये समझने वाले हैं पहला और दूसरा। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई, अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है हैपनिंग ऑफ इवेंट पे किया जाएगा या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे किया जाएगा। अगर हैपनिंग ऑफ इवेंट के साथ लिंक किया गया है तो कब परफॉर्म किया जाएगा, हैपन हो जाएगा। और अगर हैपन नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, सिंपल। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है नॉन हैपनिंग का, नॉन हैपनिंग होगी तो किया जाएगा, हैपन हो गया तो नहीं, शाबाश। यही है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपने हमेशा जब कभी इसको पढ़ना है ना, एक तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को ध्यान से देख लेना है, खास तौर पे एमसीक्यूज में, केस स्टडीज में। वरना आपको पता है हैपनिंग को हमने नॉन हैपनिंग पढ़ लिया या नॉन हैपनिंग को हैपनिंग पढ़ लिया ना, केस हमारा उलट जाएगा। ठीक है, खासतौर पे नॉन हैपनिंग करवाएगा और नॉन को छुपाने की कोशिश करेगा बहाने से। हाँ, छोटा सा नहीं होगा शायद, लेकिन इंफॉर्मेशन इस तरीके से देगा कि हमें थोड़ा पिक करना पड़ेगा। हैपनिंग में आपने हमेशा जो एग्जांपल रखने हैं वो ये कि मैंने कराची के ताजिर के साथ एग्रीमेंट किया कि मेरा जहाज चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, जब मेरा जहाज आएगा तब मैं आपको ये माल 100 के हिसाब से बेच दूंगा। इस एग्रीमेंट में कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, लेकिन ये कंटिंजेंट एग्रीमेंट है। मैंने 100 रुपए में उसको, नॉर्मली मैं उसको कहता ना 100 रुपए के रेट से ये बेचूंगा चीज, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता। मैंने इसे कंटिंजेंट कैसे बनाया, जहाज जब आएगा तब बेचूंगा, तो ये हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हैपनिंग के ऊपर कि नॉन हैपनिंग के ऊपर, जहाज आएगा। अब वो हमें कह रहा है, इसको लिख लें, क्या लिखें इसको, जहाज आएगा तो सामान बेचूंगा। आई विल सेल इफ शिप रिटर्न्स, इफ शिप रीचेज कराची, इफ शिप रीचेज कराची। इसी तरह की इंग्लिश से काम चला लेगा, मादरी ज़बान में लिखना है। जिदो जहाज आया, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। आई विल सेल इफ शिप रीचेज कराची। हाँ, जब जहाज आएगा तो सामान बेचूंगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। रूल्स क्या है? सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन इवेंट हैपन। यहां तक बस, आगे नहीं पढ़ना। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन इवेंट, यानी जब जहाज आएगा तब इन्फोर्स किया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं किया। क्लियर यहां तक? अच्छा, आगे अब मैं इसमें एक थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं। आई विल सेल इफ शिप रीचेज कराची विदिन 1 month, विदिन 1 month। अब कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका रूल? 1 महीने के अंदर अंदर आ गया तो मैं उसे चीजें बेचने का पाबंद हूं। अगर महीने के बाद आया और अगर आया ही ना, जो जवाब आता हो ना वो हाथ उठाएगा। मैंने ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट किया, अगर के 1 महीने के अंदर अंदर अगर जहाज आया मैं चीजें बेचूंगा 30 दिन के अंदर। यानी आज है 1 जनवरी, मैंने कहा 30 जनवरी तक जहाज आया तो मैं तुम्हें चीजें बेचूंगा। 20 जनवरी को जहाज आ गया, इवेंट हैपेंस विद इन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। 30 जनवरी तक जहाज नहीं आता, अभी वैलिड है कि वाइड हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। मैंने कहा था 30
फिर 25 साल तक सीए कर लो तो मैं इंतजार कर रहा हूं, वरना नहीं। एग्रीमेंट 25 साल तक सीए कर लेते हैं तो वैलिड, और 25 साल तक सीए नहीं होता तो वाइड, और अगर 23 साल की उम्र में आप सीए छोड़ देते हैं तो भी वाइड। समझ आई बात की? समझ आई? यही यहां लिखा है, यह इवन बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर जहाज कहा था 30 तारीख तक आ जाए तो बेचूंगा, 30 से पहले आ गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, 30 तक नहीं आया वाइड। तीसरा ट्विस्ट, जहाज 20 तारीख को डूब गया तो ये वाइड, इम्पॉसिबल हो गया, वाइड हो गया। अहम क्वेश्चन, ये 20 तारीख को वाइड समझा जाएगा कि 30 को ही समझे? शाबाश, 20 को। मैं कहा था हाथ उठाना है, हाथ उठा, सबको थोड़ी, सबको थोड़ी। देखिए यही बात नहीं कह रहा, such contract can be enforced only when event happens, यानी contingent upon happening of an event है, happening पे है। Contract can be enforced only when event happens। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया ना तो यहां तक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर टाइम स्पेसिफाई किया है तो फिर विद इन टाइम होना भी जरूरी है। क्लियर? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब होगा? इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम स्पेसिफाइड। अच्छा, ये पढ़ के एक दफा देख ले, सारी समझ आ रही है आपको? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसकी भी जो एग्जांपल मैं आपके जहन में बिठा रहा हूं वही एग्जांपल लेके चलने आपने। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा अगर आपका जहाज वापस नहीं आता, इंटरनेशनल ट्रेड में इंश्योरेंस होती है आपको पता है, अगर आपका जहाज कराची वापस नहीं आता तो हम आपको कंपनसेशन के तौर पे 50 लाख रुपए देंगे। ठीक है? ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं क्या? वी विल पे यू ₹50 lakh if ship does not return at Karachi port। if ship does not, ऊपर वाला था return reaches, ये नॉन हैपनिंग वाला हो गया। शाबाश। इसका क्या रूल होगा? अच्छा, इसको छोड़े क्या लिखा हुआ है? कॉमन सेंस से बताइए। शिप, हमने कहा शिप अगर वापस नहीं आती, अच्छा टाइम तो अभी ना ऐड करवाऊं, टाइम को बाद में देखेंगे। शिप वापस नहीं आती, इंश्योरेंस वाले हमें देंगे। शिप वापस आ गई, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है? नहीं। शिप वापस नहीं आई, इन्फोर्सेबल है, इंतजार किया जाएगा। टाइम नहीं बताया हुआ तो इंश्योरेंस वालों से पैसे लेने के लिए जाएंगे ना, इंश्योरेंस वाले कहेंगे अभी आ तो सकती है, इंश्योरेंस वाले कहेंगे अभी आ तो सकती, हम महीने बाद जाएंगे अभी आ तो सकती है, 3 महीने बाद अभी आ तो सकती। इसीलिए टाइम मेंशन कर देना बेहतर होता है। लेकिन फर्ज कीजिए नहीं किया, अब हम रीजनेबल टाइम भी नहीं, जब डूब गया, जब इम्पॉसिबल हो जाएगा तब हम इंश्योरेंस वालों से पैसे ले सकते हैं, वरना नहीं। अगर वो वहीं कहीं फंस के जहाज चक्कर लगाई जा रहा है, ठीक है, वो होता है समंदर में कोई ऐसे बबर होते हैं, वो तो इंश्योरेंस वाले कहेंगे अभी आ तो सकता है ना, अभी आ तो अगर एग्रीमेंट नॉन हैपनिंग के ऊपर है, अगर इवेंट हैपन हो गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्फोर्सेबल। अगर इवेंट नॉट हैपन हुआ तो कब नॉट इम्पॉसिबल, तब इन्फोर्स होगा। डिले की वजह से नहीं होगा, क्योंकि डिले में हमने टाइम मेंशन नहीं किया। इंश्योरेंस वाले कहेंगे इंतजार करो, हो सकता है आ जाए, ये ना हम तुम्हें पैसे दें 2 दिन बाद जहाज उधर पहुंचाओ। ठीक है? अच्छा, अब इसीलिए बेहतर क्या होता है, तो अब टाइम फिक्स करके ना कर ले। यही एग्जांपल में मैंने ऐड क्या करना वाला, हाँ शाबाश, विद इन 1 मंथ। इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा भाई अगर 1 महीने में ना मेरा नुकसान बड़ा हो जाना, उन्होंने कहा एग्रीमेंट महीने वाला कर लेते हैं। एग्रीमेंट ये हुआ कि अगर इंश्योरेंस वालों के साथ अगर 1 महीने में जहाज कराची पे नहीं पहुंचा, इंश्योरेंस वाले 50 लाख देंगे। पहली ऑप्शन, जहाज 1 महीने के अंदर पहुंच गया, नॉट इन्फोर्सेबल। जहाज 1 महीने में नहीं पहुंचा, यानी 50 लाख लेंगे। जहाज 20 तारीख को डूब गया, पैसे लेंगे। अच्छा, किस तारीख को, 20 को कि 30 को? 20 को, क्योंकि 20 को ही इम्पॉसिबल। शाबाश, यही कह रहा है। एक तो फिर 1 महीने के बाद है, फिर भी पैसे मिलेंगे ना,
इसमें अगर टाइम स्पेसिफाई ना करें और एक भी फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम महीना स्पेसिफाई कर दिया, अब तय यही पाया था महीने के अंदर अगर नहीं आया तो वो पैसे देंगे, ठीक है, तो फिर तय नहीं पाया, एग्रीमेंट होगा। भाई समझ आ रही है ना? ठीक है। पार्टी के साथ एग्रीमेंट हमारा ये हुआ, पार्टी ने कहा नहीं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना, आप फारिग है। हमने कहा कोई शर्तें निकाले, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरा और कोई रिश्ता नहीं आया तो फिर एग्रीमेंट टू मैरी, एग्रीमेंट है। अगर कोई, अब बताइए ये हैपनिंग के ऊपर है कि नॉन हैपनिंग के ऊपर? 30 साल की उम्र में ये एग्रीमेंट हुआ, आपने 31 साल इंतजार किया, 32 साल, 35, ये कब इनफोर्सेबल होगा? जब इम्पॉसिबल होगा, वरना तो 40 साल की उम्र में भी आ सकता है। इसीलिए बेहतर क्या है, अब सुनिए, अगर 35 साल तक कोई रिश्ता नहीं आया तो फिर एग्रीमेंट टू मैरी। इसमें देखें, अगर 35, इसमें ये इन्फोर्सेबल कब होगा? अगर 35 साल से पहले रिश्ता आ गया, इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर 35 साल से पहले रिश्ता नहीं आया, 35 साल पे इन्फोर्सेबल है, और अगर 35 साल से पहले इम्पॉसिबल हो गया, हाँ इम्पॉसिबल है, फिर और अब ये इम्पॉसिबल बेसिकली यहाँ पे कब हो, जब उस पार्टी की डेथ हो जाए तो वो वैसे ही वाइड हो जाएगा। मैं क्लियर हुई? भाई एग्जांपल क्लियर हुई? अच्छा, असल में एक मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो वैसे आपको मजाक के तौर पे एग्जांपल देते, ये हाँ मैंने समटाइम कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है ना वो अटेंड करता रहता हूँ, तो उसमें कुछ माइंड साइंटिस्ट होते हैं, वो भी कुछ अपने उनके कोर्सेज होते हैं। उसमें एक बंदा था, वो कोर्स में बता रहा था कि मेमोरी को कैसे शार्प किया जाए, ठीक है, तो वह वो डिटेल में नहीं मैं जाता, उसमें बहुत से उसने स्ट्रेटजीज बताई थी, ये मैं आपको इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ, खुद भी ये ट्राई कीजिएगा। उसने कहा हमारी मेमोरी जो है ना वो इमोशंस के साथ लिंक्ड है, आप जिस कंसेप्ट के साथ इमोशंस को अटैच कर देंगे ना वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो ये छोटी मोटी एग्जांपल का मकसद ये होता है कि अब आप देखिए घर जाएंगे ना, आपको बाकी जहाज में चाहे कुछ भी याद ना रहे, एग्जांपल याद रहे। ये और ये सिर्फ यही नहीं, इसी तरह की इमोशन होता है और भी बड़ी टाइप्स के होते हैं। आप भी याद करते हुए ना कोशिश करें कि कोई भी कंसेप्ट है ना उसे अगर आपको मुश्किल लग रहा है उसे अपने किसी ना किसी इमोशन के साथ अटैच कर दें, अच्छे बुरे जिस तरह के भी इमोशंस है, ठीक है, आप खुद देखेंगे कि वो कंसेप्ट जो है ना आपको याद रह जाता है। जैसे बाजू का होता है 100 केस स्टडी करेंगे ना भूल जाएगी आपको, एक केस स्टडी हाँ फियांसी वाली याद है और नाम भी याद है गजाला वाली, मुझे भी याद है। तो कोई एक खास नाम अगर केस स्टडी में आया हो ना वो नहीं भूलता, इसी वजह से। तो इस चीज को हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने और याद रखने के लिए। बहरहाल चले हैपनिंग और नॉन हैपनिंग समझ आया। अच्छा एक चीज में रखे, शाम तक घर जाएंगे ना जहन से निकल चुका होगा आपने, इसीलिए आज रात सोने से पहले इसको रिवाइज जरूर करना है। एक दफा रिवाइज कर लेंगे ना फिर इंशाल्लाह कंसेप्ट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन रिवाइज आपने ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दो ही ट्रिक्स हैं, जिसने दोनों चीजों को अपने ग्रिप में कर लिया उसके लिए कंसेप्ट है। पहला हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को देखना है, और दूसरा टाइम है कि नहीं ये देखना है। जिसने इन दोनों चीजों को सामने रख के कंसेप्ट पढ़ाना उसकी चुटकियों की मार है। किस किस को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो ही चीजें अहम, क्या हैपनिंग नॉन हैपनिंग और टाइम स्पेसिफाई है कि नहीं है। हैपनिंग नॉन हैपनिंग टाइम स्पेसिफाई है कि नहीं, हैपनिंग नॉन हैपनिंग टाइम स्पेसिफाई है कि नहीं, बस। बाकी सिंपल क्या कह रहा है, एग्रीमेंट कंटीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, एग्रीमेंट वर्ड ठीक है। कंटीजेंट अपॉन, जैसे एग्जांपल दीजिए, हाँ सी वाली एग्जांपल याद आ गया। आगे चलते, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन। अच्छा इसको पता नहीं क्यों एक ही एग्जांपल है इसको वो एग्जांपल समझेंगे तो फिर ये लिखा समझ आएगा वरना नहीं आएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं लिखा क्या है उसने, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई सही कह रहा हूं कि एग्जांपल के बगैर अगर पढ़े समझ नहीं आएगा। नहीं ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, फ्यूचर कंडक्ट कह रहा है सच इवेंट्स शैल बी इम्पॉसिबल, यानी जो फ्यूचर के ऊपर कंडक्ट के ऊपर शैल बी इम्पॉसिबल इफ सच पर्सन डज एनीथिंग बाय विच इट बिकम्स इम्पॉसिबल, बाय विच इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम। नहीं समझ आई ना?
फिर से पढ़ें, such event shall be considered impossible if such person does anything by which it becomes impossible to perform the contract within any definite time. एग्जाम्पल क्या, ए ने बी से कहा अगर तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा। फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कोलैटरल इवेंट क्या है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ये कोलैटरल इवेंट है। ये एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल हो, एग्रीमेंट टू हैपन के ऊपर है, नॉन हैपनिंग के ऊपर, कब इन्फोर्सेबल होगा, जब शादी हो। बी ने डी से शादी कर ली, अब डी का फ्यूचर कंडक्ट क्या हुआ, बी ने कंडक्ट क्या शो करवाया, डी से शादी कर ले, तो क्या ये सी की तरफ से ना समझे कि अभी ना का इंतजार करे, हाँ अभी भी कर सकता है। इसीलिए उसने ये कहा क्या कि विद इन डेफिनेट, लेकिन कब करेगा, अब बी बैठ के डी के मरने की दुआएं करे कि कब डी मरे तो मेरी बारी आए, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए याद रख, ये है फ्यूचर कंडक्ट। इसमें डी ने कुछ ऐसा काम किया कि वो कोलैटरल इवेंट हैपन होना इम्पॉसिबल हो गया विद इन डेफिनेट टाइम। अच्छा, अब इस केस में हुआ क्या था, रियल केस में सी ने डी के साथ शादी कर ली, उसके बाद डी की सच में डेथ हो गई, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली सी ने बी से शादी कर ली, लेकिन ए ने फैक्ट्री उसके नाम नहीं की सी के, सी ने कोर्ट में केस है, कोर्ट ने कहा जिस दिन सी ने डी के साथ शादी की थी ना, ये एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल हो गया था, वाइड हो गया था, अब ये एग्रीमेंट बाकी नहीं, अब जी। तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन क्या है कि बी ने सी से शादी करनी है, ये फ्यूचर कंडक्ट, लेकिन वो क्या करता है, वो कोई ऐसा एक्ट करता है, सच पर्सन डज एनीथिंग जिससे वो फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी बी क्या करेगा तो सी इम्पॉसिबल हो जाएगा, सी के साथ में बी ने आगे किसी और से शादी कर ले, ठीक है। तो एक मिनट है, इम्पॉसिबल, बी को समझे कि बी फीमेल है, ठीक है, एक मिनट है, बी क्या है, फीमेल, और सी मेल है। अब अगर बी डी से शादी कर ले, इम्पॉसिबल हो गया, भाई कह दे कि अभी भी सोच रहा कि पॉसिबिलिटी निकला है, हो गया ना मेरे भाई। असल में ना एक दूसरा कंसेप्ट है ला का, पॉलीगैमी वाला, मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा आपको, ठीक है, मैं वो वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट फिर दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो अब बी ने, जब डी फीमेल ने मिस्टर डी से शादी कर ली, तो बी की उसने मिस बी ने ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से सी के साथ मैरिज इम्पॉसिबल हो गई, तो ये एग्रीमेंट भी इम्पॉसिबल हो गया। किस वक्त इम्पॉसिबल हुआ, जब बी ने डी के साथ, अब बाद में डी की डेथ हो जाए और बी सी के साथ मैरिज कर ले, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, क्योंकि पहले वाइड हो चुका है। क्लियर हो गया जी। चलिए क्विक से रिवीजन कर लेते हैं, आप सिर्फ इसकी रूल्स क्वेश्चन कल प्रैक्टिस कर लेंगे। आप घर जाके ना जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसमें सी और डी एक ही क्वेश्चन है, उसको आप दोनों का सोल्यूशन, क्वेश्चन सोल्यूशन इकट्ठा ही पढ़ें, सी और डी है शायद, हाँ जी, एक जैसा अपन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या तो होते हैं डिपेंड करते हैं हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग पे। अगर वो हैपनिंग पे डिपेंड कर रहे हैं और टाइम स्पेसिफाई नहीं है, टाइम स्पेसिफाई नहीं है, हैपनिंग पे डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा, जब वो हैपन होगा, और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अगर टाइम मेंशन किया गया है, टाइम के आसान हो जाता है, टाइम के साथ आंसर देना ना आसान हो जाता है, तो हैपनिंग विद इन 1 मंथ के ऊपर है, कब इन्फोर्सेबल होगा, जब वो विद इन 1 मंथ हैपन होगा, और अगर वो विद इन 1 मंथ हैपन नहीं होता, वॉइड, और अगर वो विद इन 1 मंथ इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर भी वॉइड। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे कंटिंजेंट है, नॉन हैपनिंग, टाइम मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा, जब ये इवेंट इम्पॉसिबल होगा, तो ये इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। और अगर टाइम स्पेसिफिक है, अगर के इवेंट 1 महीने में नहीं होता, तो फिर इन्फोर्स किया जाएगा। अब इवेंट विद इन 1 मंथ हो गया, नहीं एग्रीमेंट वाइड, नहीं इन्फोर्सेबल।
क्योंकि नॉन हैपनिंग करना है, और विद इन 1 मंथ हैपन नहीं हुआ फिर इनफोर्सेबल है। और आखिरी अहम क्वेश्चन, अगर विद इन 1 मंथ इम्पॉसिबल हो गया तब भी इनफोर्सेबल है, क्योंकि अब पता चल गया कि 20 दिन बाद इम्पॉसिबल है तो 30 दिन बाद भी हैपन नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? चलिए बाकी दोनों सिंपल है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के 1 के नहीं कह रहा, 1 के नहीं, 1 के मैंने कराने हैं, 2 के क्वेश्चन जो है वो पढ़ के आने हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।